नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट। और आज का जो ये सेट है ये है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के फिजिक्स के क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट सेट देखा था ना, अब हम इसका सेकेंड सेट देखेंगे। ठीक है, एक सेट के अंदर हमने जो मैकेनिक्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे किए। अब हम देखेंगे एक सेट, फिर अगला सेट और देखेंगे। इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 जो सेट हैं वो आपके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी कोई भी वीडियो आती है तो आप नोटिफिकेशन मिस ना करें दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे होगा ये कि जितनी भी आपके स्टडी मटेरियल है ना, वो सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आप लोगों के लिए ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति का मतलब यहाँ पे दे रखा है क्या है, इल्यूमिनेशन है। तो प्रदीप्ति की जो माप है वो निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है मिली वोल्ट मीटर। देखिए, आपको पता है वोल्ट मीटर है तो डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है। ये क्या होता है, जब भी आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना होता है, जिसको विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत विभव। जब भी आप लोगों को निकालना होता है तो आप किसका यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है स्टेबोस्कोप, लक्स मीटर, पी मीटर। एक्चुअली इट शुड बी पीएच मीटर। ये क्या होना चाहिए आपका, पीएच मीटर होना चाहिए। स्टेबोस्कोप जो होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है, जो रोटेशनल स्पीड होती है ना आपकी, यानी घूर्णी गति। इसके अलावा इंग्लिश में लिखते हैं इसको रोटेशनल स्पीड और वेलोसिटी। इन सब को फाइंड करने के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो पीएच मीटर है आप जानते हैं पीएच मीटर कहाँ पे यूज़ होता है। भाई कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो आपका अम्ल है या क्षार है, यानी कि एसिड है और बेस है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू पे डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है भैया, पीएच मेज़र करने के काम आता है पीएच मीटर। जो लक्स मीटर है, लक्स मीटर यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए दोस्तों, इल्यूमिनेशन। अब देखिए, जो लक्स होती है ना दोस्तों, लक्स वो साबुन वाली लक्स नहीं, लक्स यानी कि LUX, सर ये तो साबुन वाली लक्स है। लक्स एक्चुअली में एक ड्राइव्ड यूनिट है। और किसकी ड्राइव्ड यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है इल्यूमिनेशन के लिए, या कह सकता हूँ मैं जो आपकी ज्योति तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है आपकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज ज्योति तीव्रता, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडला। क्या होती है, कैंडला। अब कैंडला क्या है, आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है। आपको पता है ना, यूनिट 3 तरह की होती हैं। जब मैं यूनिट का डिस्कशन करूँगा तो आपको समझाऊंगा। यूनिट 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी दोस्तों फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है आपकी ड्राइव्ड यूनिट, और एक होती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में लिख देता हूँ। फंडामेंटल का मतलब है मूलभूत राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, और जो थर्ड होती है उनको कहा जाता है पूरक राशियाँ, है ना दोस्तों। देखिए, मूलभूत राशियाँ होती हैं भैया आपकी। अच्छा, इसको आप, अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ तो आप क्या कर दोगे, राशियों की जगह इकाई कर दोगे। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बता दिया था आपको। ठीक है भाई, जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं यानी कि यूनिट होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है, मूलभूत राशियों से। जैसे 7 मूलभूत आपके पास जो राशि है, जैसे कि लंबाई होती है, समय होता है, ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, इस तरह की 7 आपके पास राशियाँ है ना। ठीक है, इनकी जो यूनिट है भाई, सबकी हम डिस्कशन करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर डिस्कशन करूँगा। तो उन सबकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। अब इन 7 को यूज़ करके दोस्तों ड्राइव करके यानी कि कुछ ऊपर नीचे करके थोड़ा ले दे के बनाई जाती है ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे आपको पता हो एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है।
किस तरह से एरिया की यूनिट को मीटर स्क्वायर निकाला जाता है। मान लिया कोई एक रेक्टेंगल है भाई, यहाँ पे इसकी ये लेंथ थी, ये विड्थ थी, यानी कि लंबाई थी, चौड़ाई थी, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेक्टेंगल यानी कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो मैंने बोला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सर लंबाई की यूनिट मीटर के अंदर है, चौड़ाई की यूनिट मीटर के अंदर है, तो ये क्या बन गया आपका मीटर स्क्वायर बन गया। सही बात है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास फंडामेंटल यूनिट थी, एक मेरे पास मूलभूत इकाई थी जिसका नाम था मीटर, उस मीटर को मैंने मीटर से ही मल्टीप्लाई किया है। देन मेरे पास एक नई यूनिट निकल के आई जो एक एरिया के लिए यूनिवर्सल यूनिट हो गई। अब चाहे आप किसी का भी एरिया देखो, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल देखोगे यानी कि सर्किल का एरिया देखोगे, आप ट्राइंगल का एरिया देखोगे, किसी भी शेप का एरिया देखिए, यूनिट आपकी हमेशा मीटर स्क्वायर रहने वाली। इसी तरह वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या रहने वाली है, मीटर क्यूब। तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बट ये डिराइव की गई है कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट्स। तो उसी तरह जो फंडामेंटल यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, वो क्या होती है, कैंडला। और कैंडला से हम जो है डिराइव करते हैं एक यूनिट जिसका नाम है ल्यूमेन। क्या नाम है, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन से डिराइव करते हैं एक यूनिट को जिसका नाम है लक्स। क्या नाम है, लक्स। ठीक है। अब लक्स किसकी होगी, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कह सकते हैं इल्यूमिनेशन के लिए क्या होगी, एक यूनिट होगी जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो और जो लक्स मीटर होगा, यहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो, लेट मी क्लियर। ठीक है। तो भैया लक्स आपको समझ में आ गया, जो मैंने इतनी देर से 5 मिनट से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है। तो जो लक्स आपका मीटर होगा वो डेफिनेटली किसके लिए यूज़ होगा, इल्यूमिनेशन के लिए ही यूज़ होगा। आसान था। देखिए जिस क्वेश्चन के अंदर मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो भाई ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है, तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल नाम से आपको पता पड़ जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पी मीटर को पीएच मीटर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है डेफिनेटली, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे चेंज करता तो मैं लिखता कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो 101.325 किलो पास्कल। ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 बार। 1 बार क्यों लिख सकते हो, बिकॉज 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बार। अगर कोई आपसे एक बार की पूछे ना कि एक बार क्या होता है, तो एक बार एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल के इक्वल्स होता है। और आप यहाँ पे देखोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.01325। ठीक है। आपको पता है डेसिमल के बाद हमने मान लिया कि मैं 3 भी पॉइंट लेता हूँ तो क्या बैठता है 1.013। तो अप्रॉक्सीमेट भैया ये एक्चुअल तो 1 बार के बराबर नहीं हुआ क्योंकि साथ में 10⁵ पास्कल आ रहा था, तो ये एक्चुअल में 1 बार के बराबर नहीं हुआ। बट आप देख सकते हो कि बिकॉज पॉइंट के अंदर क्या है, आपका जो क्वांटिटी है वो क्या है 0.13 है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 1 बार लिख लेता हूँ, जबकि एक्चुअली में जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बार की टर्म में अगर देखा जाए तो 1.01 बार होता है। कितना होता है, 1.01 बार होता है। दैट इज़ वाई मैं इसको 1 बार भी लिख लेता हूँ। समझ गए। तो ये अलग अलग आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यूनिट का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये तो। ठीक है। जो बेसिक कन्वर्जन है, जो बेसिक कन्वर्जन हो सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। याद रखिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 डायोप्टर। भाई 1 डायोप्टर कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से आ रहा है ये क्वेश्चन, लेंस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लेंस से आ रहा है क्वेश्चन। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू, आपको पता है बेटा 1 डायोप्टर जो होता है वो क्या होता है, 1/मीटर होता है। जो 1 डायोप्टर है वो क्या होगा, 1/मीटर होगा। और मैं 1/मीटर को क्या लिख सकता हूँ, मीटर की घात -1, यानी मीटर इनवर्स लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने मीटर को मैं ऊपर ले गया हूँ, और क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अलावा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 डायोप्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। भाई पहला दे रखा था 1 mm इनवर्स, गलत है। 1/dm, डेसीमीटर तो हम नहीं देख रहे। 1 सेंटीमीटर, ये भी नहीं हम देख रहे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻3 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन। देखिए दोस्तों, जब भी आपको मीटर को कन्वर्जन करना पड़ेगा किसी भी अनदर यूनिट के अंदर, आपको इसके बेसिक कन्वर्जन जो है उनको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इसके बेसिक कन्वर्जन याद नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं आपको बेसिक कन्वर्जन बता देता हूँ, अलग तरीके से बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 मीटर, तो 1 मीटर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोमीटर, और दिस माइक्रोमीटर इज ऑल्सो टर्म्ड एज माइक्रोन्स। क्या कहा जाता है इसको? माइक्रोन्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आई कैन से दैट 1 मीटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है। ऑल्सो आई कैन से दैट 1 मीटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। और यहीं से रिलेशन निकल के आता है जब हम बोलते हैं कि सर 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ में? एक बेसिक कन्वर्जन बता रहा हूँ। जो ये कन्वर्जन बता रहा हूँ ना, इसको आप टेबल के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टेबल के अंदर आप इसको नोट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ये आपने देखा होगा बेसिक कन्वर्जन कहाँ पे, जो आप स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ रूलर। जब रूलर यूज़ करते हो आप देखते हो 1 सेंटीमीटर है, 10 छोटे छोटे मिलीमीटर बने होते हैं, 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा होता है, देखा होगा ना। ठीक है, तो वो एक बेसिक सी बात। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर आप ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं चाहूँ कि मीटर और फीट के अंदर कोई रिलेशन निकालूँ, तो 1 मीटर इज इक्वल टू नथिंग बट 3.2 फीट। अब नाउ दिस मीटर कौन सी यूनिट है? ये MKS यूनिट है, और मैं इसको SI भी बोल सकता हूँ, जो आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज SI यूनिट, और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके अंदर मीटर को डिफाइन किया गया, बट फीट इज योर FPS और ब्रिटिश सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, आज भी हम जब पाइप लेने जाते हैं और वायर लेने जाते हैं तो हम मीटर का यूज़ नहीं करते। हम किसका यूज़ करते हैं? हम फीट का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया ज़रा 5 फीट पाइप देना या 5 फीट वायर देना। वाई? क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो गोरे लोग थे, वो हम पे राज करके गए, हमें अपना जो सिस्टम था ना वो दे गए। जो FPS सिस्टम था ना, ये ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते हैं। MKS सिस्टम को कौन यूज़ किया करते हैं? जो अमेरिकन है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी FPS से चलता है, सॉरी, पर जो आपकी अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, ये सब क्या यूज़ करती हैं? अमेरिका वगैरह यूज़ करती है MKS सिस्टम और SI को। आजकल तो सब SI को यूज़ करते हैं, बट ब्रिटेन में अभी भी पॉपुलर क्या है? FPS सिस्टम पॉपुलर है। तो वही थोड़ा आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर भी ये चीज़ चलती है कि भाई केक जो आता है, आप बर्थडे पे केक लेने जाते हो तो पाउंड में लेने जाते हो। आपको ये नहीं बोला जाता कि सर ये आधा किलोग्राम का केक है, ये 1 किलोग्राम का केक है। आपको क्या बोलेंगे? सर ये 1 पाउंड का केक है, ये 2 पाउंड का केक है ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा, अभी भी कुछ बेसिक कन्वर्जन हमारे यहाँ पे चलता है इंच के अंदर एंड ऑल दैट के अंदर। तो 1 मीटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3.2 फीट। और इसके अलावा अगर बेसिक कन्वर्जन कोई मुझसे बड़ा पूछता है तो क्या, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया वो तो आपको पता है, बी बन गया। ये कन्वर्जन जो बता रहा हूँ याद कर लो भाई। 1 मीटर तो नहीं बोलूँगा। और आई कैन से दैट, अगर कोई मुझसे पूछ रहे 1 किलोमीटर क्या होगा, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। सही बात है, हाँ या ना? हाँ या ना भाई? सही बात है ना। तो 1 किलोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ, पिकोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ, फेमटोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर कोई पिकोमीटर पूछता है तो क्या हो जाएगा? 10⁻12। अगर कोई नैनोमीटर पूछता है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, नैनो तो चलो नीचे चला गया, नैनो तो हमने पहले पढ़ना चाहिए था। अगर फेमटोमीटर पूछता है तो क्या हो जाएगा? 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर्स, आपने देखा होगा। और आई कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। और आई कैन से दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻15 फेमटोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? इसका आंसर हो गया बी। दोनों के अंदर इसको टाइप कर लीजिए कि जो भाई बी है आपका, वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन। 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 कूलाम कहाँ गया इंग्लिश में? एंटर का 1 कूलाम डिवाइड बाई 1 सेकेंड क्या है? देखिए दोस्तों,
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। धारा कहा जाता है। कहा, अरे हिंदी पेन टेपन लिखी जा रही, वैसे राइटिंग तो अच्छी नहीं है मेरी, साफ बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश बटा समय, क्या बोल रहे हैं? आवेश बटा समय। आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, जो लिख रखी है यहाँ पे सी, इतना बड़ा कौन लिखे। समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। और सी बाई से आवेश बट्टा समय यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जा रहा है? विद्युत धारा कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जा रहा है, दैट इज करंट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, 1 एम्पियर। तो आई कैन से दैट 1 कूलाम डिवाइड बाई 1 सेकेंड इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6, अभी पढ़ा था हमने। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 पिकोमीटर की बात करूं तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शंस आपको अलग अलग दे रखे हैं, 10⁻11 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक कन्वर्जन कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 पिकोमीटर। सो नाउ बेसिक कन्वर्जन इन 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर is equals to 10⁻12 मीटर। सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आई थिंक मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बता दिया, कहाँ गया? बताया तो था पिकोमीटर के लिए, हाँ ये तो बताया। अच्छा, 1 मीटर इक्वल्स टू, ये माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। हाँ यहाँ पे ये इसको प्लस करो, फेमटो के अंदर क्या हो जाएगा? 10⁻+15। ठीक है, तो 15 फेमटो मीटर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने प्लस माइनस का कर दिया। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना भैया। आपको पता है 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को और मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको 10⁻3 मीटर। और अगर कोई मुझसे पूछ ले 1 मीटर इन टर्म ऑफ किलोमीटर, तो 1 डिवाइड बाई 10⁻3 किलोमीटर और 10⁻³ किलोमीटर। ओके, नाउ ठीक है, छठा क्वेश्चन क्लियर है। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी है। फोर्थ क्वेश्चन में एक हल्की सी मिस्टेक हुई थी माइनस प्लस की, वो मैंने रेक्टिफाई कर दिए, क्लियर कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 जूल। जूल, भाई जूल कौन थे? जेपी जूल, बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े महान इंजीनियर हुए, बहुत महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, जो आपका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है ना, वो भी इन्होंने प्रतिपादित किया था, यानी कि दिया था। और इसके अलावा जो एनर्जी और वर्क कन्वर्जन है, और एनर्जी की जो यूनिट है जूल होती है, वर्क की जो यूनिट है जूल होती है, वो भी किन्होंने दिया था? इन्होंने अपने अपने नाम पे दिया था, बहुत महान आदमी थे, जेपी जूल नाम है इनका। ठीक है, तो बोले 1 जूल इज इक्वल्स टू, क्या होता है 1 जूल? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि जूल किसकी यूनिट है। मैंने आपको बताया इधर वर्क और एनर्जी। ऐसा क्यों भाई? एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क क्या होता है भैया? कि भाई अगर आपके पास कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसको किसी एक एस डिस्टेंस तक खिसकाते हैं, तो किया गया कार्य पाया जाता है, मतलब कार्य का होना पाया जाता है। समझ रहे हो ना आप? इसलिए जब भी आपने देखा होगा, क्या ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई? अभी समझाता हूँ डेफिनेशन। देखिए, वर्क की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन ही वर्क को डायरेक्ट फॉर्मुलेट करते हैं, पर वर्क की डेफिनेशन हम बनाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी हम वर्क लिखते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन तक पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप वर्क लिखते हैं तो ओनली वर्क नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं? वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप हमेशा ये लिखते हैं। तो वर्क डन मतलब किसी चीज़ का होना, कोई चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, कोई काम हमने कर लिया। और एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोनों की यूनिट क्या है? जूल। अब मान लिया जाए आपके पास ये कोई एक ब्लॉक था, ठीक है,
इस ब्लॉक पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, और इस ब्लॉक को आपने खिसका दिया एक S डिस्टेंस तक। कहाँ तक? एक S डिस्टेंस तक, और S डिस्प्लेसमेंट आपने इसको दे दिया। और अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किया गया कार्य कितना है, तो आप क्या बताएंगे? सॉरी, कि सर किया गया कार्य दैट इज W इज इक्वल्स टू नथिंग बट F डॉट S या F इंटू S। ठीक है, F मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैं वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट में नहीं जा रहा, दैट इज़ वाई मैंने ये यहाँ पे करेक्ट मतलब अलग कर दिया था तुरंत। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जो फोर्स है यानी कि बल है, बल गुणा विस्थापन, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नहीं बट डिस्प्लेसमेंट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, इसके अगले सेट में डिस्कस करेंगे। तो F मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट करें तो F यानी कि फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहेगी? मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। जो ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन इंटू एन लिख रखा है, ये मीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो 1 जूल इज नथिंग बट न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है। तो एक पर्टिकुलर हाउस है, उस हाउस के अंदर 100 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन 5 डेज। अब किसकी है भाई? डेफिनेटली ये बिजली की बात कर रहे होंगे, इन्होंने कहीं इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया। एक मिनट आपको देख के बताऊं कब का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 3rd का। कब का क्वेश्चन है? आरआरबी ग्रुप डी 3 अक्टूबर का क्वेश्चन है। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है, 3 अक्टूबर का क्वेश्चन है। अब इन्होंने बताया नहीं कि इंग्लिश किसकी यूनिट खर्च कर रहे हैं, पर फिर भी चलो इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी? इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको ना कोई व्यय निकालना है, ना कोई खर्च निकालना है, ना आपको ये देखना है कि बिजली का बिल वगैरह कितना आएगा। कोई मतलब नहीं आपको किसी चीज़ से, आपको मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो क्या है कि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित करो। मतलब दैट ये जो यूनिट है ना, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे ये रहा, ये यूनिट है 100 यूनिट। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू जूल। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि सर ये यूनिट क्या है, ये यूनिट क्या है, मैं किसको कन्वर्ट करूँ? तो ठीक है, मान सकते हैं हम, वैसे हम ऐसे किसी को मानते नहीं है कि 100 इकाई हो, बट विद्युत व्यय की बात हो रही है तो जो ये यूनिट है ना, इसको बोला जाता है किलोवाट आवर। क्या बोला जाता है? किलोवाट आवर का। और यहीं से एक बेसिक रिलेशन आता है निकल के, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, जब मैं 1 यूनिट की बात करता हूँ तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 to the power 3 into 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 जूल। भाई आप किलोवाट आवर मल्टीप्लाइड है, पर नहीं है, डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई कर दे रहे। तो किलोवाट आवर को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे ना भाई, किलोवाट को करना, वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। और क्या हो सकता है? सेकंड इंटू सेकंड कर सकते हो, कट आ जाएगा, यही निकल के आ जाएगा आपके पास, टेंशन मत लो आप। सबको बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करो और निकालो, यही निकल के आएगा। तो 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। तो आपके पास दे रखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। सो 100 यूनिट विल बी वॉट? 3.6 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 2 जूल्स। इज इट क्लियर? सो 100 यूनिट और जो कंजम्पशन इन 5 days is equals to 3.6 into 10 to the power 8 joules. That is option number D. Option number D is your correct answer. Okay. Now, question number 9. कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, देयर आर ऑप्शंस बैरोमीटर, एपिडियास्कोप, पेरिस्कोप, ओडोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर अगले क्वेश्चन में बताता हूँ, वैसे अगले क्वेश्चन में होगा। अगले क्वेश्चन में बताता हूँ बैरोमीटर क्या होता है। एपिडियास्कोप भाई एक तरह से पायरोमीटर बोल सकते हो आप, इस तरीके को थोड़ा लाइट मीटर भी बोला जाता है, ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, पेरिस्कोप क्या होता है? जो पनडुब्बी में ऊपर की तरफ आपने देखा होगा ना, एक मूवी है द गाजी अटैक देखा होगा ना, तो भाई आप देखते हो कि भाई वो दूर से देखते रहते हैं कौन कहाँ पे आ रहा है, तो ये पेरिस्कोप है। ओडोमीटर क्या होता है आपका? ओडोमीटर जो आपकी व्हीकल के अंदर डिस्टेंस कितनी मेजर करी है आपने, भाई आज 50 किलोमीटर चल गए, कल 100 किलोमीटर चल गए, एक दिन आप 1000 किलोमीटर चल गए, तो वो सारी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कौन डिफाइन करता है? ओडोमीटर उसके लिए आप यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? दैट इज वाई मैंने वहाँ पे नहीं बताया था।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बताई थी, मैंने बोला था कि 1 बार इज व्हाट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार। तो ये बार कहाँ से आया था? ये बार आया था भैया बैरोमीटर से। कहाँ से आया था? बैरोमीटर से निकल के आया था आपका बार। ओके, तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू आर यूजिंग मैनोमीटर यू कैन मेजर नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर, दैट इज वैक्यूम प्रेशर एंड गेज प्रेशर, दोनों को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग बात हो जाती है, उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो आए हुए थे, और सारे मैंने आपको बताया ये जो सारे क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन है भाई, बाकायदा शिफ्ट वाइज है। अगली बार से जो पीपीटी बनाएंगे ना, नेक्स्ट पीपीटी जो बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट वाले तो तैयार है, तो नेक्स्ट पीपीटी जो बनेगी ना उसके अंदर मैं बाकायदा एग्जाम टाइम और डेट जो है आपका डाल दिया करूँ। इससे आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ सर जितने भी करवा रहे हैं डेफिनेटली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन तो हम सोते सोते कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हो, आप मेरे से स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो भैया टेलीग्राम चैनल है मेरा टेक्निकल एग्ज़ाम नाम से। किस नाम से? टेक्निकल एग्ज़ाम नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। जाके टेलीग्राम पे सर्च करो, इसको ज्वाइन करो, स्टडी मटेरियल लो। संडे के दिन ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।